23 दिसंबर को आखिर हुआ क्या था? 1970 में अफ्रीका की रिपब्लिक है कॉन्गो, इन्होंने वन पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, यानी कोई दूसरी पार्टी अब नहीं आ सकती। लेकिन सबसे अहम इवेंट तो हुआ था अफगानिस्तान में, जब काबुल पर यूएसएसआर ने कब्जा किया और यही कब्जा उनकी मौत साबित हो गया। देखो, यूएसएसआर के ने जब ये कब्जा किया तो अफगानिस्तान पे कब्जा होने के बाद अब उनका बॉर्डर डायरेक्ट मिल गया था पाकिस्तान से। 23 दिसंबर 1979 को कब्जा कर लिया और उसके नेक्स्ट डे 24 दिसंबर से अफगान वॉर शुरू हो गई, जो कि बहुत लंबी चली। जी हाँ, 15 फरवरी 1989 रिजल्ट यूएसएसआर की बदतरीन शिकस्त, जो उस वक्त नंबर 1 सुपर पावर थी, अमेरिका नंबर 2 सुपर पावर थी, उनको इबरतनाक शिकस्त हुई और टुकड़ों में तकसीम हो गई। यूएसएसआर ने काबुल पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन देखो वहाँ के जो मुजाहिदीन थे, वहाँ के वो बगावत पर उतरे और इन मुजाहिदीन को सपोर्ट करने में दो कंट्रीज बड़ी अहम थी, एक सऊदी अरब, दूसरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका का तो बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता नहीं था, एक ही कंट्री का बॉर्डर था जो मिलता था, जो इनकी दोस्त भी थी, और वो था पाकिस्तान। चुनाचे सारी मदद इमदाद दी गई पाकिस्तान के दौर की मदद से। उस जमाने में ज़िया-उल-हक का दौर था और उस जमाने में पाकिस्तान में एक एजेंसी जो बड़ी नामवर हुई, आईएसआई, जनरल अख्तर रहमान उसके चीफ थे। अफगानिस्तान की खाक थी, यूएसएसआर की केजीबी थी और अमेरिका की सीआईए थी। तो एक तरह से एजेंसीज का भी मुकाबला उसी दौर में हुआ। अफगान मुजाहिदीन को ट्रेंड अमेरिका करता था और अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किए थे। देखो, अब जनरल ज़िया-उल-हक ने अमेरिका और सऊदी अरब को जब सपोर्ट किया तो अपोजिशन की तरफ से मुखालफत हुई। जनरल ज़िया-उल-हक का यह मौक़िफ़ था कि अगर अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तो पाकिस्तान पे भी हो सकता है और उनका असल टारगेट कराची है, गर्म पानी तक रसाई हासिल करनी है। और बात लॉजिकल भी थी, लेकिन जो अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पे कब्जा करना इतना आसान नहीं, जिसे अमेरिका और सऊदी अरब की सपोर्ट है। यार, उस ज़माने में अमेरिका पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त था, आज जैसे हालात नहीं थे, और सऊदी अरब भी। तो मेरे भाई, अब कहानी ये थी कि अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किए इस जंग पे। जितने डॉलर अमेरिका खर्च कर रहा था उतने ही सऊदी अरब भी कर रहा था। सबसे ज़्यादा जो अफगानियों को सपोर्ट थी अफगान मुजाहिदीन की, वो सऊदी अरब और अमेरिका से थी। और उस ज़माने में चाइना भी, जो कि रशिया के अगेंस्ट था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। वेस्ट जर्मनी समेत सारी यूरोपियन कंट्रीज, यूएई, कतर वगैरह, ये सब सपोर्ट किसको कर रहे थे? अफगान मुजाहिदीन को। अफगान हुकूमत को यूएसएसआर कर रहा था, ईस्ट जर्मनी और मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ एक कंट्री उनके साथ थी और वो थी सीरिया। ठीक है जी, हाफिजुल असद क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर थे उस वक्त। अब मसला ये था कि वहाँ सेक्टेरियल बेस पे कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो इन अफगान मुजाहिदीन के साथ नहीं थे। उनको सपोर्ट किसकी तरफ से मिल रही थी? ईरान की तरफ से। लेकिन एक बात थी कि जो मुजाहिदीन थे उनमें आपस में यकजहती थी, यानी आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, चाहे वो सऊदी अरब के सपोर्ट से लड़ रहे हो या ईरान के, आपस में ताउन भी हो रहा था। और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? यूएसएसआर के। और ये जंग चलती रही। अफगान मुजाहिदीन को एक खास गिफ्ट अमेरिका ने दिया और वो था स्टिंगर मिसाइल, जो कंधों पे रख के चलाते थे और उसने यूएसएसआर को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस जमाने में जेम्स बॉन्ड की मूवी लिविंग डेलाइट, जॉन रैम्बो की मूवी रैम्बो 3, वो भी अफगान जहाज पे बनी थी और उसमें अफगान मुजाहिदीन को ही हीरो दिखाया गया था। उससे अंदाजा कर लो कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड रेगन वगैरह, ये सब बार बार अफगान मुजाहिदीन से मुलाकातें कर रहे होते थे। और पाकिस्तान को उस ज़माने में अमेरिका ने F-16 दिए, आपको बहुत ज़्यादा लोन भी दिया गया, और पाकिस्तान की ना सिर्फ फौजी इमदाद की गई, बल्कि पाकिस्तान जो एटम बम बना रहा था उस पर से आंखें भी थोड़ी सी हटा ली गई थी। तो एक तरह से पाकिस्तान फौजी लिहाज से उन दिनों बहुत मजबूत हुआ। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि ज़ाहिर है एक कलाशंकोव कल्चर पाकिस्तान में आ गया। ठीक है, इसी के बाद सेक्टरियलिज्म आ गया, लिसानियत वाला फैक्टर आ गया, जो कि इससे पहले नहीं था। लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान भी आए, ईरान भी आए। लेकिन इस जंग का नतीजा बहरहाल निकला यूएसएसआर की बर्बादी, तबाही। जेनवा अकॉर्ड, जिसमें उनको बदतरीन शिकस्त, और उसके बाद 1991 में 15 मुल्कों में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया और अभी तक संभल नहीं पाए। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत कोशिश की है, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दोबारा रशिया को पावरफुल बनाए। फौजी लिहाज से तो किसी हद तक उनको कामयाबी मिली है, लेकिन इकोनॉमी लिहाज से आज तक वो नहीं बन पाए। 1990 में स्लोवेनिया ने यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। अब देखो, ये सब इसी के आफ्टर इफेक्ट है। यूगोस्लाविया यूरोप में यूएसएसआर का सबसे मजबूत ताकतवर दोस्त था और भी बहुत सारे मुल्कों पर मुश्तमिल था। जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन दिख रही थी तो यूगोस्लाविया से भी एक एक करके रियासतें अलग होनी शुरू हो गई और सबसे पहले स्लोवेनिया ने 23 दिसंबर को रेफरेंडम किया और उसके बाद ये भी अलग हो गया। 23 दिसंबर को ही
2007 को नेपाल के शाही खानदान का कत्लेआम हुआ। देखो, रशिया के शाही खानदान जो 1917 में कत्ल हुआ था, कम्युनिस्टों की हुकूमत आई थी जो 1991 तक रही। उसके बाद दूसरा बड़ा ये शाही खानदान का कत्लेआम था। 239 ईयर की बादशाह खत्म हुई। नेपाल में बादशाह थी 1768 से, और बहुत अरसे तक रही। अच्छा, उस ज़माने में नेपाल जो थी ये वाहिद स्टेट थी जो हिंदू मज़हब को फॉलो करती थी ऑफिशियली इनका। अब वहाँ पर भी कम्युनिस्ट हुकूमत है, ओली प्रसाद, एंड ही इज़ वेरी एंटी इंडिया, प्रो चाइना। बल्कि अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट भी तोड़ दी है, और पार्लियामेंट तोड़ दी है तो उसके बाद सारे अख्तियारात भी अब किन के पास है? ओली प्रसाद के पास।